गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जिसको हिंदी में हम कहते हैं न्यासीता की अवधारणा। गांधी जी के इस सिद्धांत को समझने से पहले मैं आपको अर्थशास्त्र का जो गांधी जी का दृष्टिकोण है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी। गांधी जी के जो विचार हैं हम सभी फील्ड में देखते हैं। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि गांधी जी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, जो नैतिकता की बात करते हैं, जो मानव धर्म की बात करते हैं, धर्म और राजनीति को मिलाने की बात करते हैं, राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात करते हैं, तो भला अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से गांधी जी का क्या हम कह सकते हैं कि गांधी जी का अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है या अर्थशास्त्र की जो विचारधारा वो पूरी तरह से टेक्निकल है। उसको हम किसी मानवीयता नैतिकता के आधारों पर परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कहें कि गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है, वो भी उस युग की हम कहेंगे कि सारी समस्याओं का समाधान हमें गांधी जी के अर्थशास्त्र संबंधी विचारधारा में या अर्थशास्त्र संबंधी विचारों में हमें नज़र आ सकता है। अर्थशास्त्र को हम यहाँ नहीं समझेंगे, लेकिन अर्थशास्त्र का जो मूलभूत आधार जिस सिद्धांत पर टिका हुआ है वो है उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। चूँकि गांधी जी के समस्त विचार मानवीयता से प्रेरित है, तो हम कहेंगे कि गांधी जी का अर्थशास्त्र भी मानवीयता से प्रेरित है, नैतिकता से प्रेरित है। तभी वो कहते हैं कि वह अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक पक्षों की उपेक्षा करता है, मोम की मूर्ति की तरह है जो लगती चाहे सजीव हो किंतु होती प्राणविहीन है। कभी मोम की मूर्ति देखी आपने? इंग्लैंड का जो लंदन का मैडम तुसाद का कोई एक म्यूज़ियम है जिसमें वर्ल्ड के जितने भी फेमस लोग हैं उनकी सेम उन्हीं की कदकाठी के आधार पर स्थापित मूर्तियाँ हैं। और कई बार आप लोगों ने शायद अखबारों में देखी भी होगी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे हमारे जो सुपरस्टार हैं। अभी कल परसों ये एक फ़ोटो आई थी, सुशांत सिंह राजपूत की भी फ़ोटो है, जिसमें बिल्कुल सेम वो मूर्ति के पास जो रियल शख्सियत है वो खड़ी रहती है और अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से सजीव कौन सी है, असली कौन सी है, नकली कौन सी है। मतलब इतनी रियल लगती है वो मूर्ति। तो गांधी जी इस बात को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो भावनात्मक और नैतिक पक्षों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वह उस मोम की मूर्ति की तरह है जो लगती चाहे सजीव हो किंतु होती प्राणविहीन है। मतलब दिखने में भले ही सजीव लग रही हो लेकिन रियलिटी में उसमें प्राण नहीं होते। प्राण नहीं होता तो इसका मतलब जीवन नहीं होता। तो इस तरह की वो बात करते हैं। तो डेफिनेटली उनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होगा वो मानवता पर आधारित होगा, नैतिकता पर आधारित होगा। अब हम देखें कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है क्या। इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को समझने से पहले हम पूंजीवाद और साम्यवाद के जो विचारधाराएं हैं उनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जब हम पूंजीवाद और साम्यवाद को थोड़ा समझेंगे तभी हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को भी समझ पाएंगे। तो गांधी जी के समय की बात हो चाहे आज की समय की बात हो, पूंजीवाद और साम्यवाद दो अर्थशास्त्र के मूलभूत विचारधाराएं हैं। और राज्य अगर पूंजीवाद पर आधारित है तो इसका मतलब वो किस तरह की नीति है, और अगर साम्यवाद पर आधारित है तो इसका मतलब उसकी अपनी नीति है। दोनों की नीतियाँ बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब ये डिफरेंट किस तरह से होती है, कैसे होती है, मैं थोड़ा समझाना चाहूँगी आपको। जैसे पूंजीवाद, यहाँ पूंजीवाद और साम्यवाद को छोड़िए, जो राज्य का जो अर्थशास्त्र का जो हम कहें कि जो बेसिक जो पर्पज़ है या अर्थनीति है वो क्या है, राज्य क्या चाहता है। अगर वो पूंजीवादी है तो इसका मतलब वो निजी स्वामित्व का समर्थन कर रहा है। अगर वो साम्यवादी नीतियों पर आधारित है तो इसका मतलब वो सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन कर रहा है। ये निजी और सार्वजनिक स्वामित्व क्या है? निजी स्वामित्व यानी व्यक्ति विशेष को, यानी वो राज्य की नीति जो संपत्ति के निजीपन को या ये कहे कि निजी स्वामित्व की बात करती है, यानी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व की बात करती है। यानी संपत्ति पर नियंत्रण किसका? व्यक्ति का, समाज का नहीं। और साम्यवाद क्या कहता है? संपत्ति पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? समाज का होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि साम्यवाद की मान्यता है कि अगर संपत्ति पर व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो शोषण होगा, अन्याय होगा, हिंसा होगी और गरीब और अमीर के बीच में अंतर होगा। ये कहें कि शोषक जो है, जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग का शोषण करेगा और समाज मुख्यतः दो भागों में बढ़ जाएगा, शोषक व शोषित, जिसको कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मानव सभ्यता के आरंभ से ही, शुरुआत का समय अगर छोड़ दिया जाए, जब व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था, उसको भी वो आदिम साम्यवादी अवस्था का नाम देते हैं। वो भी समय ऐसा था जब सब लोग समान थे, कोई अंतर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में बुद्धि का विकास हुआ, व्यक्ति ने निजी संपत्ति पर अधिकार करना शुरू किया, तो हमेशा से ही दो वर्ग डेवलप होते चले गए। उसको नाम अलग अलग दे सकते हैं, कभी उसको सामंतवादी वर्ग बोल देते हैं, कभी दास, कभी भूस्वामी, कभी शोषक शोषित, कभी उच्च वर्ग निम्न वर्ग। और आजकल जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्तमान में ये दो वर्ग कौन से हैं? पूंजीपति और श्रमिक। तो यानी कहने के बाद साम्यवाद ये कहता है कि कभी भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में मैत्री हो ही नहीं सकती, उनमें सदैव संघर्ष ही रहता है, क्योंकि उच्च वर्ग सदैव निम्न वर्ग का शोषण करता है। और इस व्यवस्था में अगर बदलाव करना है तो क्रांति द्वारा ही हो सकता है। क्रांति द्वारा जो बदलाव होगा तो उसके बाद में जो व्यवस्था स्थापित होगी उसमें श्रमिकों का शासन होगा। यानी सीधी सी बात है कि ये जो साम्यवादी व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? हिंसा पर आधारित है। और गांधी जी कभी भी इस तरह की व्यवस्था का समर्थन कर ही नहीं सकते, इसलिए गांधी जी साम्यवाद का विरोध करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन संपत्ति के सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन करते हैं। वो ये ज़रूर चाहते हैं कि संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, समाज का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी के विचार जो है विरोधाभासी है। साम्यवाद के जो रणनीति है या जो नीति है उसके तो विरोधी हैं, लेकिन साम्यवाद की जो मूल भावना है उसके वो समर्थक हैं। जब हम बात करते हैं पूंजीवाद की, तो गांधी जी पूंजीवाद के भी विरोधी हैं। पूंजीवाद के क्यों विरोधी हैं? क्योंकि वो निजी स्वामित्व का समर्थन करता है। निजी स्वामित्व का समर्थन करता है तो इसका मतलब शोषण व हिंसा पर आधारित है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो अर्थतंत्र को पूरी तरह से राज्य की नियंत्रण से मुक्त करने की बात करती है। राज्य से नियंत्रण से मुक्त करने का परिणाम क्या होगा? धनिकों द्वारा गरीबों का शोषण, क्योंकि समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में खाई चौड़ी होती जाएगी अगर व्यक्ति को पूरी आज़ादी दे दी जाए और राज्य का उस पर नियंत्रण नहीं रहे। इसलिए गांधी जी, हम कहेंगे कि दोनों ही व्यवस्थाओं के विरोधी। ठीक है, अब वो एक ऐसे सिद्धांत की बात करते हैं, एक ऐसे नए सिद्धांत की कल्पना करते हैं जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी की मान्यता है कि दोनों ही जो विचारधाराएं हैं उनके दोषों को दूर करता है और उनके दोनों ही विचारधाराएं जो है उनके गुणों को अपनाता है। एक ये ऐसा अद्भुत सिद्धांत है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत आखिर क्या कहता है, ऐसा कौन सा समाधान बतलाता है, ऐसा क्या रास्ता हमें बतलाता है कि हम कहें कि जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थतंत्र है, वो व्यक्ति और व्यक्ति में अंतर नहीं करे, सभी को समान समझे। क्योंकि गांधी जी जिस तरह से श्रम, रोटी के लिए श्रम, कायिक श्रम की अवधारणा हमारे सामने रखते हैं अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं? उसमें वो कहना चाहते हैं कि श्रम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है और श्रम अनिवार्य है, और ये कहना चाहते हैं कि सभी तरह के जो प्रोफेशन है, सभी तरह की जो हम कहें धन कमाने के जो तरीके हैं वो सभी समान हैं। हम ये नहीं कह सकते ये कार्य श्रेष्ठ है, ये कार्य निम्न है। तो श्रम के सिद्धांत को इसलिए रखते हैं और वो कहते भी हैं कि जो व्यक्ति बिना श्रम किए हुए खाना खाता है, रोटी खाता है, तो वो चोरी करता है। तो इस तरह की गांधी जी की विचारधारा है। तो गांधी जी का सिद्धांत जो है, जैसा मैंने पहले कहा कि मानवता और नैतिकता से ओतप्रोत है, तो उस आधार पर जो सिद्धांत उन्होंने रखा उसको उन्होंने नाम दिया ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अब हम देखते हैं ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है क्या। जैसा ये नाम से स्पष्ट है, ट्रस्टीशिप न्यास, कभी सुना शब्द न्यास या ट्रस्टी? हम देखते हैं कई ऐसे संस्थान होते हैं जो किसी
न व्यक्ति विशेष के नहीं होते, गवर्नमेंट के भी नहीं होते। हम ये कहेंगे कि उनके ऐसा मतलब विचारधारा का मूल आधार है कि कुछ लोगों को ट्रस्टी बना दिया जाता है। वो जो ट्रस्टी बना देते हैं तो उस जो भी संस्थान है वो ट्रस्टी उसके मालिक नहीं समझते अपने आप को। वो ट्रस्टी ये समझते हैं कि वे उसके न्यासधारी हैं, वे उसके स्वामी नहीं है, वो न्यासधारी है, यानी उसके संरक्षक है, उसके मालिक नहीं है। वो ये नहीं समझते हैं कि ये उनके स्वामी है। तो ट्रस्टीशिप से उनका ये अभिप्राय था। ये अभिप्राय से मतलब धनिक जो है, गांधी जी की मान्यता थी कि जो धनिक है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो अपने धन का ये नहीं समझे कि वो उनके स्वामी है, उस धन के स्वामी है। क्योंकि गांधी जी की मान्यता थी कि जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, जो भी इस सृष्टि में विद्यमान है वो सब किसका है? ईश्वर का है। इसलिए किसी भी धनिक व्यक्ति के पास जो धन है वो किसका है? ईश्वर का है। और व्यक्ति उस धन का अपने आप को क्या समझे? ट्रस्टी समझे, मालिक नहीं समझे। अपनी ज़रूरत के लिए जो उन्हें खर्च करना है उसको व्यय करे, खर्च करे। उसके अतिरिक्त जो उसके पास धन है उसका वो क्या समझे? अपने आप को ट्रस्टी समझे। ये उनका मीनिंग है। अभी देखिए छोटी सी जो गांधी जी का कोटेशन है, क्या कहते हैं वो? मैं पूंजी और श्रम का विवाह मेल चाहता हूँ। ट्रस्टीशिप की भावना उच्च चरित्र की निशानी है। जो ट्रस्टीशिप की भावना रखेगा वो लोगों को दबाकर और उनका शोषण करके धन नहीं जमा करेगा। देखिए जो पूंजीपति, जो हम उस जमाने की बात करें तो गांधी जी के टाइम पर तो बिल्कुल ही पूंजीवादी नीतियाँ थी। बैंकों द्वारा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद में ही आम जन बैंकों के पास ऋण के लिए जाने लगा। और उस जब गांधी जी, जब हमारा देश आज़ाद ही नहीं हुआ था, उस वक्त पूरी तरह से हम कहेंगे कि जो धनिक लोग थे, धनिकों का गरीबों पर पूरी तरह से नियंत्रण था और वो भरपूर शोषण करते थे, न जाने किस किस तरीके से। तो यहाँ वो शोषण की बात कर रहे हैं गांधी जी कि जो ट्रस्टीशिप की भावना रखेगा वो लोगों को दबाकर और उनका शोषण करके धन नहीं जमा करेगा। धनाढ्य वर्ग के लोग यदि जन सामान्य की तरह सादगी से रहते हैं और कम खर्च करते हैं तो वह जनता के क्या कहे जाएंगे? ट्रस्टी। यहाँ गांधी जी का क्या अभिप्राय है? गांधी जी का अभिप्राय यही है कि जो धनिक व्यक्ति है वो अपनी अंतरात्मा से ये स्वीकार करे, अपने मन से ये स्वीकार करे कि वो उस धन के मालिक नहीं है, वो अपने आप को ट्रस्टी समझे। हालांकि वो धन उनके पास ही रहेगा, लेकिन उनके अंदर भावना वो डेवलप करना कि उसके मालिक नहीं है और ये जो अतिरिक्त धन है वो गरीबों के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये गांधी जी की मान्यता थी। यही गांधी जी का क्या है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्या कहता है गांधी जी का ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये 4 पॉइंट आपके सामने नजर आ रहे हैं। पहला है संपत्ति का वास्तविक स्वामी समाज। देखिए इतनी देर से जो भी मैं आपको बता रही हूँ उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं अपने इस सिद्धांत के माध्यम से। क्या कहना चाह रहे हैं वो? कि संपत्ति का स्वामी कौन होगा? समाज। संपत्ति का वास्तविक जो स्वामी है वो कौन होगा? समाज। क्यों? क्योंकि गांधी जी की मान्यता थी कि संपूर्ण समाज मिलकर के ही संपत्ति का निर्माण करता है, संपत्ति का उत्पादन करता है। भूमिपति और पूंजीपति वास्तविक स्वामी नहीं है, इसलिए उन्हें स्वयं को संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं समझना चाहिए, उन्हें न्यासधारी ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि संपत्ति का जो निर्माण होता है वो श्रमिक और पूंजी, श्रम और पूंजी दोनों से मिलकर होता है। दोनों की ही अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, दोनों का अपनी जगह महत्व है, दोनों में ही शक्ति है, दोनों में ही पावर है। यानी कहने की बात है, श्रम पूंजी में अगर शक्ति है तो श्रम में भी शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि संपत्ति का जो रियलिटी में स्वामी कौन होना चाहिए? न पूंजीपति न श्रमिक, कौन? समाज। इसलिए वो
जो पूंजीपति है उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आवश्यकता से अधिक जो धन है उनके पास, उसके वो क्या समझे, न्यासधारी। और अगर वो ऐसा नहीं समझते हैं तो ये वैसा ही होगा जैसे किसी ट्रस्टी के पास, किसी न्यासधारी के पास, अगर हम कोई न्यासधारी मत जिसके पास मान लीजिए आपने कोई चीज़ कोई धरोहर के रूप में रखी है और वो स्वयं उसका मालिक समझने लग जाए, तो ये क्या है, ये अपराध है, ये उसकी संपत्ति हड़पने वाली बात होगी। तो गांधी जी ऐसा ही समझते थे कि जो अतिरिक्त संपत्ति है उसका वो स्वामी नहीं समझे, ये वैसा ही होगा, ये वह उसी तरह से अपराध होगा जैसे किसी न्यासधारी ने किसी की संपत्ति का हरण कर लिया। ठीक है, तो संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन होगा, समाज। दूसरा जो पॉइंट आपके सामने, वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग का सिद्धांत। जैसा कि अब तक मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपको साम्यवाद और पूंजीवाद के सिद्धांतों से परिचित कराया, क्योंकि इन पॉइंट्स को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम पूंजीवाद और साम्यवाद की मूल अवधारणा को नहीं समझेंगे। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, शुरू में मैंने आपको बताया कि गांधी जी जो है वो सार्वजनिक संपत्ति के तो समर्थक है। वो ये तो कहना चाहते हैं कि व्यक्ति संपत्ति निजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूंजीपतियों के हाथ में संपत्ति ज़रूर दे रहे हैं उसमें, लेकिन उनकी मूल भावना जो वो यही है कि वो ये समझे कि संपत्ति समाज की है, सार्वजनिक है। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की बात करते हैं तो फिर वही वाली बात आ जाती है, सिद्धांत कौन सा सामने आता है, साम्यवाद का। साम्यवाद का जो ये क्या कहता है कि कभी भी श्रमिक और पूंजीपति में मित्रता के भाव हो ही नहीं सकते, दोनों में सदैव ही क्या रहता है, संघर्ष रहता है, सहयोग उनमें नहीं हो सकता। लेकिन गांधी जी की जो अवधारणा है, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, वो बिल्कुल ही कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। वो ये कहती है कि मतलब सार्वजनिक संपत्ति की बात वो स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन बिना वर्ग संघर्ष के। यानी वो ये कहते हैं कि समाज का जो गांधी जी कहते हैं, जो कार्ल मार्क्स कहता है कि शोषक और शोषित दो भागों में ही विभाजित हो सकता है, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, शोषक और शोषित में हम अगर समाज को विभाजित करेंगे तो उनके मध्य सदैव ही संघर्ष ही रहेगा, इसलिए उनको दो शोषक और शोषित में विभाजित हम नहीं करेंगे। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पूंजी और श्रम के मध्य हमें संघर्ष को खत्म करना है। पूंजी और श्रम के मध्य जो अंतहीन संघर्ष है उसका वो उन्मूलन चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या चाहते थे, वर्ग सहयोग की बात करते थे। वो ये चाहते थे कि दोनों के बीच में क्या हो, सहयोग, यानी पूंजीपति और श्रमिक के मध्य क्या होना चाहिए, सहयोग। और ये सहयोग कैसे होगा, उनका जो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसमें ये सहयोग हो पाएगा, क्योंकि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि मुट्ठी भर जो धनवान है उसके स्तर को हम नीचे लाएं और आधा पेट भोजन करके जो जीवन जीने वाले लोग करोड़ों मजदूर हैं उनके जीवन स्तर को हम ऊपर उठाएं। यानी कहने की बात है कि अमीर और गरीब की खाई को बांटना, यही एक अहिंसक सरकार, सत्य और अहिंसा पर आधारित सरकार होगी, उसका मूलभूत उद्देश्य होगा। तो गांधी जी का जो ये सिद्धांत है वो वर्ग संघर्ष की नहीं, वर्ग सहयोग की बात करता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है अहिंसक पद्धति द्वारा पूंजीवाद की समाप्ति। देखिए, गांधी जी भी चाहते हैं कि पूंजीवाद पूंजीवाद जो व्यवस्था है उसमें सदा संघर्ष ही होगा पूंजीपति और श्रमिक के बीच में, क्योंकि ये शोषण पर आधारित है। पूंजीपति श्रमिकों का शोषण ही करेंगे तो मित्रता संभव ही नहीं है। जिस तरह से साम्यवाद के सिद्धांत है कि मित्रता संभव नहीं है, तो पूंजीवाद भी इसी आधार पर टिका हुआ है, तो दोनों के बीच में मित्रता नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अहिंसक पद्धति द्वारा पूंजीवाद की समाप्ति। लेकिन मूलतः जो सारी बीमारियों की जड़ है, गांधी जी भी ये समझते थे कि ये पूंजीवादी पद्धति, लेकिन इस पूंजीवादी पद्धति को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत द्वारा हम अहिंसक तरीके से ही क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यानी गांधी जी भी इस बात को स्वीकार करते थे, जो निजी स्वामित्व की बात पूंजीवाद करता है, और उस स्वामित्व के कारण ही क्या होता है, व्यक्ति और व्यक्ति में अंतर, भेद, शोषण की उत्पत्ति। ठीक है, तो
इस प्रकृति को, पूंजीवाद की इस प्रकृति को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रखते हैं। और कैसे समाप्त होगी ये, क्योंकि गांधी जी, वही वाली बात है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से पूंजीपतियों को अवसर दे रहे हैं। साम्यवादी जो सिद्धांत है वो पूंजीपतियों को समाप्त करने की बात करता है, वो है ही क्रांति पर आधारित। वो कहते हैं पूंजीवाद को समूल नाश करना चाहिए, पूंजीपतियों का नाश करना चाहिए। तो लेकिन वो हिंसा पर आधारित है, इसलिए गांधी जी स्वीकार नहीं करना चाहते, और पूंजीवाद को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि वो शोषण पर आधारित है। लेकिन ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से एक ऐसा रास्ता बतलाते हैं, पूंजीपतियों के पास सुधरने का अवसर देते हैं, पूंजीपतियों को ये अवसर प्रदान करते हैं कि वो स्वयं उस धन का, जो उसके पास अतिरिक्त धन है, उसका वो क्या समझे, ट्रस्टी समझे, उसका वो न्यासधारी समझे। वो पूंजीपतियों को समझाना चाहते हैं कि अगर पूंजी में शक्ति है, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि अगर पूंजी में पावर है तो श्रम में भी है, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। और शक्ति जो शक्ति होती है वो विनाश भी कर सकती है तो सृजन भी कर सकती है। तो श्रमिक भी अगर अपनी शक्ति को आजमाने लग जाएंगे तो हो सकता है पूंजीपतियों का वो नाश कर दे। इसलिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी पूंजीपतियों को अवसर देना चाहते हैं कि आपके पास जो अतिरिक्त धन है उसको जनता के कल्याण के लिए लगाइए, समाज के कल्याण के लिए लगाइए। ये धन समुदाय का है, जो परंपरागत रूप से, पैतृक रूप से आपको प्राप्त हुआ है, वो आपने नहीं निर्माण किया उसका, और उस धन से जो आप निर्माण कर रहे हैं उसके भी आप स्वामी नहीं हैं। उसका स्वामी कौन है? समाज है। ये बात पूंजीपतियों को समझनी होगी। तो गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं, और पूंजीपति अगर इस बात को समझ ले तो अहिंसक पद्धति द्वारा ही पूंजीवाद की क्या हो जाएगी? समाप्ति। यानी जो साम्यवाद का मूल सिद्धांत है कि हिंसा द्वारा ही पूंजीवाद की समाप्ति हो सकती है, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, अहिंसक पद्धति द्वारा पूंजीवाद की समाप्ति हो सकती है। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है, ये न्यासधारिता की ये जो अवधारणा है, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, वो इस बात को सिद्ध कर सकता है, ऐसा गांधी जी की मान्यता है। और फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या कहता है? समानता पर आधारित सिद्धांत। अब गांधी जी ट्रस्टीशिप के जो सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, उसकी यह भी विशेषता है कि समानता पर आधारित है। समानता पर कैसे आधारित है? जैसा मैंने पहले कहा, ये सबको समान मानता है। सभी तरह के जो भी काम करने वाले, जो भी प्रोफेशन है, हम ये कहेंगे कि गांधी जी इस आधार पर किसी को श्रेष्ठ स्थापित नहीं करना चाहते कि ये कार्य है, ये प्रोफेशन है तो ये श्रेष्ठ है, और ये निम्न है इसलिए ये श्रेष्ठ नहीं है। यानी कहने की बात क्या है कि निम्न और उच्च कर्म को वो समान करना चाहते हैं। यानी इस आधार पर गांधी जी कहना चाहते हैं, जो समानता पर आधारित सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सभी लोग समान हैं, सभी प्रोफेशन समान हैं, और हम धन के आधार पर, समाज में कार्य के आधार पर किसी भी तरह का अंतर हमें नहीं करना चाहिए। यानी कहने की बात है कि पूंजीपति भी का जो हम कहें कि पूंजीपति जो धन कमाता है और जो उसके विलासिता के जो भवन जो धन द्वारा वो तैयार करता है पूंजीवादी तरीकों से, वो भी वैसा ही है जैसा कि एक श्रम करने वाला श्रमिक। किसी भी तरह की विशेष अधिकारों का वो समर्थन नहीं करते, और समानता पर आधारित ये सिद्धांत है। कहने की बात ये है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी का जो सिद्धांत है वो समानता की बात करता है, वो किसी तरह के भेदभाव की बात नहीं करता है। देखिए गांधी जी का एक कथन है, वो क्या कहते हैं? मेरा न्यायशीलता सिद्धांत कुछ श्रमिक तथा निश्चय ही किसी प्रकार का छल नहीं है। मुझे विश्वास है कि अन्य सिद्धांतों के बाद भी यह प्रचलित रहेगा। इसके पीछे दर्शन और धर्म की शक्ति है। यदि धनी लोगों ने इस सिद्धांत के अनुसार आचरण नहीं किया है तो यह सिद्धांत झूठा नहीं हो जाता है।
इससे केवल धनवानों की दुर्बलता ही सिद्ध होती है। यानी यहाँ इस कोटेशन के माध्यम से गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत धनिकों ने स्वीकार नहीं किया तो इसका मतलब हम ये नहीं समझे कि ये सिद्धांत झूठा है। इससे किसकी दुर्बलता सिद्ध होती है? धनवानों की दुर्बलता सिद्ध होती है। तो इस तरह से गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के ये 4 पॉइंट हमने देखे। नेक्स्ट जो सेकंड भाग होगा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, उसमें हम इसके आगे के पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे और सिद्धांत को और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।